Welcome people, welcome back to this channel. So this video is going to be the basic of calculation of capital gain and very basic concept and the format. So in this video I'm not going to make you solve the practical problem of the capital gain. I keep this video simple and short. This is something I always try, but never happen in this way, but I'll keep trying. So we start with the cost of acquisition. Okay, what is cost of acquisition? This topic cover under section 41 subsection 1. So cost of indexation basically take under consideration the purchase price of the goods and services. So purchase price of the capital asset which is acquired and purchased by the SSC. SSC is a person who have to pay tax, okay, to the government, to the central government. सो व्हेन द इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अप्लाई टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हम बेसिक हम जो चीज़ कंसिडर करते हैं वो करते हैं परचेज प्राइस पे, क्या प्राइस है उस एसेट का, उस सर्विस का जो कि एसएससी ने बाय की है, तो वो हम कंसिडर करते हैं इस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में. Cost of acquisition, basically an asset is the value for which it is purchased by the SSC. In a simple word, I just already told you. But in case where the asset has been acquired by the SSC, okay, not by purchasing it. So in this topic ना two circumstances have to be come out. पहला होता है कि या तो आपने परचेज खुद करी है, ठीक है, अपनी पॉकेट से एसेट, तो ठीक है, तो हम जो एसेट वो लेते हैं जब एसएससी ने मतलब एसएससी ने अपने आप परचेज किया है, तो हम वो चीज़ कंसीडर करेंगे, वो टाइम कंसीडर करेंगे. लेकिन व्हाट इफ यू गॉट द एसेट नॉट बाय परचेजिंग इट बट बाय द एनी अदर मीन्स, एंड व्हाट आर द एनी अदर मीन्स, आइथर बाय द वे ऑफ सक्सेशन, इनहेरिटेंस एंड गिफ्ट, या फिर आपको इनकी चीज़ों की वजह से मिली है, मतलब किसी गिफ्ट की फॉर्म में आपको एसेट मिली है, कैपिटल एसेट मिली है. इनहेरिटेंस, आपके जो दादा परदादा हैं, पुरखों से वो जो प्रॉपर्टी नहीं होती हमारी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वो चलती हुई पास जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है, या उस वे से आपको कोई कैपिटल एसेट मिली है. तो हम क्या करते हैं, तो उस केस में द कोस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट विल बी द कोस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट प्रीवियस ओनर. तो जो कोस्ट हम जो कैलकुलेट करेंगे ना एक्विजिशन की, वो हम प्रीवियस ओनर के जो भी प्रीवियस यानी जिसके थ्रू आपके पास आई है ना, जिसके थ्रू आपने एक्वायर किया है, जिसने आपको गिफ्ट किया है इनहेरिटेंस फॉर्म में, तो उसके थ्रू उस पर्टिकुलर पर्सन, प्रीवियस ओनर, इन सिंपल वर्ड आई थिंक राइट वर्ड वुड बी द प्रीवियस ओनर. तो प्रीवियस ओनर को हमें एनकाउंटर करना होगा, वो हमें कंसिडर करना होगा. तो कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन टू द प्रीवियस ईयर, दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसेट while calculating the capital gain. Okay, it's okay if you are not understand right, like 100% right by now. When we move on to the practical problem in the coming next and two video, then everything going to be crystal clear in front of you. Next topic we have this cost of inflation. Please excuse the background noise, there are some children playing cricket outside. Cost of inflation क्या होता है? अब cost of inflation cover under the same section. Cost of inflation is calculated to match the price of the inflation rate. So basically क्या करते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमें आलू और प्याज का रेट अभी 2021 में जितना है, हम उसको कंपेयर करेंगे सेम बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, यानी आलू और प्याज का जो रेट है 2020 में कितना था, तो अब उसमें कितना अभी के प्राइस में और पिछले साल के प्राइस में कितना चेंज हुआ है, तो वो देखने के लिए, उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स का यूज़ करते हैं. यहाँ इस चीज़ को देखने के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं. क्वेश्चन मस्ट बी अराइज इन योर माइंड, हु नोटिफाई द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन. भाई, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है प्रॉपर टेबल ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट, इन द ऑफिशियल गजेटी. वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड, दिस इज द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स. जो इन्फ्लेशन है यानी 75% जो एवरेज राइज होगा ना कंज्यूमर के प्राइस में अर्बन सिटीज़ में इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर, वो हम एनकाउंटर करते हैं. तो आप देखोगे कि जो CII है यानी कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इंटरलिंक्ड है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम कंपेयर करते हैं, राइट, प्राइस ऑफ बास्केट ऑफ सेम गुड्स एंड सर्विसेज विद द करंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इकोनॉमिक को. अब यहीं पर अब CII यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स में हम इसका रेफरेंस लेते हैं, राइट, कि कितना चेंज हुआ, देन हमें कौन सा ईयर एज अ रेफरेंस लेना है, तो वो उस चीज़ में हेल्प करता है. आई एम अगेन टेलिंग यू, दिस इज द थ्योरी, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी आर टेकिंग दीज these variable into consideration while calculating the cost of capital gain. But the 100% everything going to be getting inside your mind when we do the practical problem, and the practical problem
we will do in the coming 1 or 2 video. This is the table. There is a little twist over here. They're going to be like in the, I'll taking the very basic table, because the table starting with the 1981 to 1982, but you can see in some any other cases जहाँ पर जो table है ना, this is going to be start from 2000 to 2001. if your table start with the 2000 to 2001, then the जो CII index है ना, क्योंकि ये हमारा बेस ईयर हो जाएगा ना, स्टार्ट ही टेबल यहाँ से हो रही है तो वो 100 हो जाएगा, लेकिन ये जो टेबल है यहाँ पर 1981 और 1982 को बेस ईयर यानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए हमने CII यहाँ पर 100 लिया हुआ है. तो बाय द वे आई मेक यू अंडरस्टैंड द होल सिनारियो, जो भी दोनों है ऑल्टरनेटिव की. व्हाट इफ अगर तुम्हारा टेबल 1981 हमें बेस ईयर लेना हो, व्हाट इफ योर टेबल स्टार्ट विद 2001 टू 2000 टू 2001, देन दैट केस वी हैव टू टेक अ बेस ईयर. ओके, नाउ मूव ऑन टू दी सम formula time. Again, the index cost of acquisition यानी cost of acquisition you have to multiply with the cost of inflation index. Okay, let me write it down. This is going to be extremely easy for you, but first let me check. Okay, so this is the right under the frame. तो what we have to do, यहाँ पर 2 scenarios होते हैं at the time of calculation of CII. यहाँ समझा देते हैं, राइट. तो यही फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इंडेक्स एक्विजिशन यानी CII. तो इसमें क्या होता है, अगर इफ योर टेबल इज स्टार्टिंग विद 1980 टू 1981 और 1981 टू 1982, तो मीन्स वी हैव टू टेक बेस ईयर हियर इज 100. Okay, now listen carefully. We take two basic condition you must keep in your mind. If your cost inflation index for the first year begin with, if you acquired asset of CII index for the first year or very various beginning of the 1st April 1981, then which year you have to take into consideration as a base year, whichever be the later one. हिंदी में, अगर आपने जो आपका CII, अगर आपने एसेट जो एक्वायर की ना, या तो आपको वो वाला ईयर लेना है उसका बिगनिंग का, जब जिस साल में आपने एसेट एक्वायर की है, या फिर आपने या जो ये बेस ईयर है ना आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 1981 से 1982, यहाँ स्टार्ट हो रहा है. जो भी इनमें से बाद में है ना लेटर वाली चीज़, आपको वो बेस ईयर में लेना है. बेस ईयर ना आप यहाँ पर लेते हो डिनोमिनेटर में. आप देख रहे हो ये फॉर्मूला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, या फिर एक्विजिशन ACI बोल लो इसको, एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स, बोथ वेज राइट. तो यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर हम क्या लेंगे, द कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, यानी उस गुड का प्राइस था क्या, यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस. ओके, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द एक्विजिशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द एसेट इज ट्रांसफर. यानी एसेट ट्रांसफर हुई कब है, when we ट्रांसफर द एसेट. तो ये यहाँ पर हो गया यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. यहाँ पर तो सेल्स प्राइस हो गया जिसके थ्रू आपने गेट की थी, ठीक है, एक्वायर किया था. और यहाँ पर हो गया कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द ईयर ट्रांसफर, जहाँ आपने ट्रांसफर किया एसेट्स को. तो यहाँ आ गई है कॉस्ट, यहाँ आ गई है हमने जब ट्रांसफर किया है यानी सेल किया है, यहाँ पर सेल लिखा है. तो ये परचेज हो गया. एक्वायर यानी जब आपने परचेज किया था, या फिर आपने समवन एल्स सोल्ड यू द सेम कैपिटल एसेट, तो यहाँ पर वो कॉस्ट आ जाती है, कॉस्ट. ओके, एंड यहाँ पर सेल, जिस भी साल में आपने सेल किया है वो हमको यहाँ पर कंसीडर करना पड़ता है वो अमाउंट, और हम डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पर सीखने वाली चीज़ ये है, आइथर वी टेक द CII फॉर द फर्स्ट ईयर इन विच द एसेट वॉज हेल्ड बाय द SSC, यानी वो वाला ईयर जब SSC के पास, यानी उस SSC के पास जिसको टैक्स पे करना है उसके पास एसेट आई है. यानी अभी सपोज मैं SSC हूँ, मैंने आज 7 जनवरी को मेरे पास एसेट आई है, मैंने एक्वायर्ड किया है, या तो मैं आज की डेट कंसीडर करूँगी, या फिर जो मेरा बेस ईयर है. ओके, यहाँ पर ये तो फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट हेल्ड.
आइथर और द बेस ईयर। बेस ईयर या तो 1981 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसको ले लो, या फिर 2001 से 2002 ये वाला स्टार्ट हो रहा है। तो इनमें से विच एवर बी इज़ अ लेटर वन, बाद में जो हो रहा है ना, बाद में जो भी केस है, बाद में जो आ रहा है वो हम लेते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में। ओके, आइथर वी टेक द फर्स्ट ईयर जब हम एसिड हमारे पास आती है, या फिर आपका जो सिनेरियो के अंदर अगर आपके पास टेबल जो प्रोवाइड की जा रही है वो 1981 है, इन दोनों में जो सबसे बाद में है वो ले लेंगे। या फिर जो टेबल आपकी 2001 यानी 2001 और 2002 को एज अ बेसिक बेस ईयर लिया हुआ है, तो इन दोनों में सबसे बाद वाला जो सिनेरियो होगा, बाद वाली जो डेट होगी, हम उसकी वैल्यू कंसीडर करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेशन में। आई होप you understand by now. If not, then let it be. When we do the practical problem in the next video, you will understand much more better. Then we have the cost of improvement. Okay, cost of improvement में क्या होता है कि first again we have to take the कॉस्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट, जो भी एसेट्स में हमने इम्प्रूवमेंट के लिए कॉस्ट यूज़ किया है, पैसा लगाया है, हम उसको लेंगे, उसको मल्टीप्लाई किए जाते हैं ईयर ऑफ ट्रांसफर में, ठीक है। जो भी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का ईयर ऑफ ट्रांसफर है, यानी ईयर ट्रांसफर का क्या मतलब है, जब हमने सेल किया है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेंगे। बेस ईयर में लेते हैं द ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट एसेट टुक प्लेस। ओके, द बेसिक ईयर यानी वही द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच द इम्प्रूवमेंट ऑफ एसेट टुक प्लेस। तो जिस ईयर में हमने इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है, पैसा लगाया है एसिड ने, उसको और बेटर बनाया है, हम वो चीज़ लेते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये है इम्प्रूवमेंट का इंडेक्स। और हमने जो भी ऊपर प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये होता है इन्फ्लेशन का इंडेक्स। तो ये चीज़ तो हमें कंसीडर करनी पड़ती है। नाउ मूव ऑन टू द सम एक्सेप्शंस, जो एक्सेप्शंस आपको मिलती है ओके एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। आपको कुछ एक्सेप्शन मिल जाती है, यानी कुछ छूट दी जाती है सरकार की तरफ से। उसके क्या क्या केस हैं वो देख लेते हैं। अब एक्सेप्शन मिलती है किसको है पहले वो जान लेते हैं। 3 कैटेगरीज होती है हमारी। एक तो वो है जब आपने अपनी कुछ पैसा लगाया है कैपिटल गेन में, ठीक है। और दूसरा, अगर आप इंडिविजुअल हो या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो, वहाँ से बिलोंग करते हो, तो आपको एग्जेम्पशन दी जाती हैं कैपिटल गेन के अंदर, बिकॉज कैपिटल गेन इज़ वन ऑफ द हेड ऑफ द total taxable income. Okay, and exemption also available to the people who who transfer, यानी जिन्होंने सोल्ड की है अपना कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, बट हम क्या, रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल हाउस के लिए हम अलग हेड में रखते हैं उसको, जो भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी यानी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वाला पार्ट हो गया ना, तो वो नहीं होना चाहिए। या तो आपने सेल किया है, ठीक है, या फिर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है कैपिटल में, या फिर आप इंडिविजुअल हो, कोई भी इंडियन सिटीजन हो, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इन लोगों को एग्जेप्शन होती है कवर। अब एग्जेप्शन कौन कौन से सिनेरियोज में हो सकते हैं वो एक बार नोट कर लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो है हमारा, जब आप परचेज करते हो, आपने परचेज किया, कंस्ट्रक्शन किया है कोई नया घर, ठीक है, लेकिन आप आई मीन द एसेट शुड नॉट बी ओन मोर देन 1 रेजिडेंट हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी जब आपने सेल किया है ना, आप एक से ज़्यादा हाउस नहीं बियर कर सकते, आपके पास एक से ज़्यादा हाउस नहीं होने चाहिए, एक हाउस होना चाहिए, तो तब आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल है। या फिर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस परचेज किया है और 1 साल के अंदर अंदर आपने वो सोल्ड भी कर दिया, तब आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल है। एग्जेम्पशन का मतलब है यहाँ पर आपको कुछ छूट मिल जाती है कैपिटल गेन में, आपको थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो या फिर आपने कोई नया घर परचेज किया है, हाउस प्रॉपर्टी, और उसकी जो नेट कंसिडरेशन है, यानी जब आपने जो कॉस्ट बाय की है और आपने जब सेल की है, तो उससे आपकी बाइंग कॉस्ट कम है, यानी आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो जो फुल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। यहाँ पर है द कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी इज मोर देन, यानी कॉस्ट मोर है, यानी आपकी जो बाइंग प्राइस है वो ज़्यादा है। फॉर द एग्जाम्पल, फॉर द इंस्टेंट, लेट्स टेक यू बाय द न्यू हाउस समवेयर अराउंड 2 लाख एंड यू सोल्ड द new house somewhere around 5 lakh. So जो consideration है is a 3 lakh. 3 lakh you got a benefit, you got a net profit of 3 lakh. So you can see the 3 lakh is greater than the 2 lakh. तो यहाँ पर available नहीं होगा. In this case you are not allowed to take the exemption. किस केस में होगी, जहाँ पर हमारा जो buying price है, suppose net consideration is 3 lakh and your buying price going to be let's take 8 लाख, तो नेट कंसिडरेशन इस केस में होगी 3 लाख। ओके, अगर आपने बाय 8 लाख में किया है, सोल्ड कर दिया किस में, 5 लाख में, नेट कंसिडरेशन बोले तो नेट प्रॉफिट, हमें नेट प्रॉफिट हो गया 3 लाख का,
ठीक है, लेकिन जो ये नेट प्रॉफिट है कहीं ना कहीं कम है हमारे बाइंग प्राइस से, यानी हमने जिसमें खरीदा था तो 8 लाख में खरीदा था, 3 लाख में हमें नेट प्रॉफिट हुआ है, तो इस केस में आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है फुल, यानी फुल जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ना आपको पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है, उस पर उसके ऊपर कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा, बच गए आप। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया। एक सिनेरियो हो गया जब आपने हाउस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज की है और 2 साल के अंदर अंदर आपने वो ट्रांसफ़र कर दी, देन यू आर अवेलेबल फॉर एग्जेम्पशन। या फिर कोई नया घर परचेज किया है और उसकी जो नेट कंसिडरेशन है वो कम है, मतलब सेम यही वाला केस कि सपोज आपने 8 लाख में घर खरीदा, 5 लाख में सेल कर दिया, प्रॉफिट हो गया 3 लाख का, लेकिन आपने 8 लाख में खरीदा था, यानी आपका जो बाइंग प्राइस है, कॉस्ट जो है वो समहाउ ज़्यादा है, you know your cost is greater than your net consideration. In that case the long term capital gain full amount you going to be exempt, you don't have to pay any tax. And so these are the scenario, but question उठता है how to calculate, what are the formula you should use while calculating the exemption. तो exemption के लिए जो formula use किया जाता है वो simple सा ये वाला है. Suppose आपको amount निकालनी है, the amount you invested, amount invested or the amount of exemption would be the right word. तो amount of exemptions कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जितना भी आपको कैपिटल गेन हुआ है वो ले लो, और आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, यानी आपने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है कोई घर खरीदने में, कोई एसेट परचेज करने में, ठीक है, आपने जो खुद अपनी जेब से पैसे लगाया है, एंड देन वी डिवाइड द नेट कंसिडरेशन, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो जब डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है वो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, जो आपको आप इजीली माइनस कर सकते हो आपके जो भी ग्रोस कैपिटल गेन हुआ है आपको. एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज द basic concept builder kind of tutorial, so you will be getting much more, or your clarity will be reach on the 100% level when we do the practical problem based on the same topic. So take a chill pill if you are not getting complete 100% of the topic of capital gain, but these are the thing you should must understand before jump on to the practical problem of capital gain. So now this is the basic thing, this is the format how to calculate capital gain. So this is the format of calculation of capital gain. First we have to take the fully consideration value, जो भी net profit आपको हुआ है, जो भी value है consideration की, वो हम लेते हैं पहले, ठीक है. उसके बाद when we deduct the expenses, जो भी आपने expenses किए हैं या आपने खुद bear किए हैं या जितने भी partial basis पे ट्रांसफ़र के केस में जो भी है, राइट, एक्वायर करने के केस में जो भी आपने अपनी जेब से दिया है आप वो माइनस करते हो, एक्सपेंस आपने माइनस किए. उसके बाद हम करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो हमने फर्स्ट व्हेन आई स्टार्ट दिस लेक्चर ना, आई in the very first slide of this video I'll make you understand what is the cost of acquisition. So we apply the formula and we find out the value and we less the value from this full the net profit of the capital gain or the full consideration or full value of consideration of the capital gain. We have to deduct these things. Then we deduct the cost of improvement, yani CII, index cost of improvement. Again the same formula in the second slide when I start this lecture. So we put the formula, we find out the cost of improvement value and we deduct the cost of improvement value from the value of consideration of the net asset. उसके बाद आ जाते हैं हम एग्जेम्पशन पे. अभी जो हमने स्लाइड अंडरस्टैंड की ना कि हम किस केस में हमें कुछ छूट मिल जाती है, तो ये वाले सारे जो सिनेरियोज हैं और यहाँ पे हम वैल्यू फॉर्मूले में अप्लाई करके like whatever your long term net profit, we multiply the amount we invested out of our pocket and then we divide the full net consideration value and whatever is come out we have to deduct. So यहाँ पर तो हमारा gross कैपिटल गेन निकल गया एंड देन वी डिडक्ट द एग्जेम्पशन. और एग्जेम्पशन ये कुछ सेक्शन है, सेक्शन 55, सेक्शन 55B, सेक्शन 55D एंड द मेनी मोर. सो दिस सेक्शन यू डोंट हैव टू बी रिमेंबर all the section, but you have to remember the very specific basic condition which repeatedly asked in the examination. So but again if you are done like a 5 or 6 question based on the same topic, this is going to be very easier for you to do it by yourself. Okay, then we deduct like some exemption amount from the gross capital gain and when at the end of the
this whole table, we find out, we arrive or we compute the taxable long term capital gain. तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आ जाती है, this is going to be taxable long term capital gain. Taxable long term capital gain in short. Okay, so this is what we have to find out. So this is it for the video. Thank you so much for giving the that much time, and thank you so much again for watching the video. I will meet you in the next video with a practical problem of the same capital gain. Till then, be happy. Bye for now.